दोस्तों, ये बहुत अजीब सी बात आपने देखी होगी। गांव ले लो, गांव में ही, शहरों में तो मालिक नहीं है। गांव में आप देखते हैं कि गांव में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास में अभी भी 50-50, 100-100 बीघा जमीन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में जमीन बिल्कुल नहीं है, और जिनके पास में 100-100, 50-50 बीघा जमीन है, उनकी हवेलियां बनी हुई हैं। और जिनके पास में कभी जमीन है ही नहीं, वो अभी भी मजदूरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं पता है ना इसके पीछे का कारण, तो जल्दी से हमारी इससे पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, जो हमारी चौथे नंबर की वीडियो है, चौथा क्वेश्चन है। उसमें से तुम्हें 50% रीजन मिल जाएंगे और 50% हम यहाँ बताने वाले हैं। अगर जानना है तो वीडियो को कंटिन्यू रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो अमेजिंग होने वाली है। पेन और नोटबुक निकाल करके रख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा का, जमींदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? इसके उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए गए, संक्षेप में बताइए। इट मीन्स के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जमींदारी प्रथा, व्हाट डू अटेम्प्टेड फॉर इट्स अबॉलिशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। देखिए, जमींदारी प्रथा क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जमींदारी प्रथा से तात्पर्य एक ऐसी प्रथा से है जिसमें राज्य की समस्त भूमियां कुछ विशिष्ट प्रभावित व्यक्तियों के पास ही सिमट कर रह गई। छोटे और मझोले काश्तकार, यहां काश्तकार का मतलब है कृषक, भूमि विहीन थे, मतलब कि भूमि उसके पास नहीं थे, जिनका कारण उनका शोषण एवं उत्पीड़न चरम पर था। जमींदारी पर अंग्रेजी राज्य की देन है। जमींदारी जो है वो अंग्रेजी राज की देन है, अंग्रेजी प्रथा की देन है। भारतीय परंपरागत सिद्धांतों और विचारों के विरोध में यह प्रथा हमेशा रही। देश के विद्वानों और नेताओं ने सदैव इसकी आलोचना की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब किसानों में जागृति आई तो उन्होंने जमींदारी प्रथा को दमन, अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में देखा। देखिए, अब आप ये कहेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी बात अब कैसे कर रहे हैं। देखिए, इसका प्रमाण हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जमींदारी प्रथा का तात्पर्य ऐसी प्रथा से है जिसमें राज्य समस्त भूमियों को कुछ विशिष्ट प्रभावित व्यक्तियों के पास सिमट कर रह गई। इस लाइन का मतलब है कि अंग्रेजी सरकार में जो आज़ादी से पहले जो अंग्रेजी सरकार के जो भारतीय लोग जो भारतीय लोग उनके चमचे थे, चापलूसी करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि जाते जाते उन्होंने जो जमीन उनके पास में, जिस जमीन का अधिकार था, उन्होंने वो उन चमचों को दे दी और उनसे कहा कि चलो भी तुम्हारे पास में जमीन है और तुम उनसे अच्छे से अपनी इसको चलाते रहना, और जिसकी जमीन है जिसको वापस दे देना, और जैसा जैसा भी करना है उसको देख लेना। अब इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे वो थे, किसान थे और काश्तकार थे, उनको जमीन उनके, अब जो अंग्रेजों के उसमें थी, पहले अंग्रेजों के पास थी, वो आ गई इन चमचों के पास में। इन्होंने क्या किया, उस जमीन को अपने पास में रख लिया, बाकी और लोगों से भी उस जमीन को ले लिया। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अंग्रेजों ने इन्हें बताया था कि भाई अंग्रेज जब थे तो यही गांव के मुखिया और वो बना रखे थे उनके चमचे जो थे। सपोज के गांव में एक व्यक्ति है, उसी को चमचा बना रखा था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने कहा उसी से कि भाई पूरे गांव में से तुम्हें जो टैक्स लेना है वो लेना है 1/5। मतलब कि अगर पूरे साल में किसी खेत में 10 बोरी हुई तो उसमें से 1/5 मतलब कि 2 बोरी हमें ला करके दे देना। अब इन्होंने क्या किया, उनसे कहा कि अंग्रेज सरकार का ऑर्डर है और तुमसे आधे का वो देना पड़ेगा टैक्स। मतलब 10 बोरी हो तो 5 बोरी उनको। अब वो 4 बोरी अपने 3 बोरी अपने पास में रख लेते, 2 बोरी अंग्रेजों को दे आते थे। तो अब इस कंडीशन से क्या हुआ, कि आधे का तो टैक्स लेने लग गए। अब जिन लोगों से टैक्स नहीं दिया गया वो उनकी जमीनों को अपने हथियाने लग गए कि चलो तुमसे खेती नहीं होगी, तुमसे टैक्स नहीं दिया जा रहा, अंग्रेज सरकार ने बोला है कि तुम्हें बेदखल कर दिया जाए। अब इन्होंने इस तरह से तिगड़मबाजी लगा करके जो जमीन थी वो अपने अधिकार में ले ली।
और उस पर कब्जा कर लिया। बाद में जब अंग्रेज चले गए तो यही उसके क्या रह गए, कब्जेदार रह गए, और इन्हीं के पास में जमीन रही, तो ये इस तरह से बन गए जमींदार। अब भारतीय परंपरागत सिद्धांतों और विचारों के विरोध में यह प्रथा हमेशा रही थी और इसको दमनकारी कहा था और इसको भ्रष्टाचार के अस्त्र के रूप में देखा गया था। क्योंकि भ्रष्टाचार क्या था भाई, अंग्रेज थे ऊपर, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहां पर, किसान थे यहां पर, ठीक है। अब जो इनके चमचे थे, जो हर गांव में हर कस्बे में, वो अभी भी तुम देखते हो, ठीक है, वो जो चमचे होते हैं, वो जो चमचे थे वो क्या करते थे, इनसे 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 सबसे ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, लगान जिसको बोलते थे। एक लगान मूवी देखी है आपने आमिर खान की, सेम टू सेम उसी लगान पर बस बनी हुई, देखना यार, बहुत जबरदस्त मूवी है। तो उस लगान को ये वसूलते थे और ये इस लगान, मतलब कि ये चमचे थे उनके, ये इनसे माल को, इसको लगान को लेते थे और लगान को अंग्रेजी सरकार को देते थे। कंडीशन भ्रष्टाचार ये था कि अंग्रेज कहते थे कि जो लगान है वो 1/5 का लेना, और ये लेते थे 1/2 का लगान। तो अब यहाँ से सपोज करो कि 5 बोरी किसी के खेत में हो रही हैं, तो उसमें से 1 बोरी चाहिए अंग्रेजों को, बिल्कुल सही है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इनसे जो लेते थे वो 1/2 का लेते थे, मतलब 5 बोरी अगर हो रही हैं तो उसमें 2.5 बोरी ले लेते थे, 1 बोरी अंग्रेज को पहुंचा देते, 1.5 बोरी अपने पास में रख लेते थे अनाज की। ये था भ्रष्टाचार। और इतना बेचारे किसान लोग कहाँ से दे पाएंगे, वो नहीं दे पाए। उनके फिर जमीनों से उनको बेदखल कर दिया गया, काश्तकारी से उनको मतलब कृषि करने से रोक दिया गया, वो और ज़्यादा उनकी स्थिति बेकार हो गई। ठीक है, चलिए आगे है। अब यह असंतोष ही किसान का आंदोलन का मुख्य कारण था। अब ध्यान रखो कि ये जो भ्रष्टाचार जो हमने बताया है ना, इन्होंने का टैक्स इतना ज़्यादा ले लिया और अंग्रेजों का बहाना ले लेकर के, ये एक्चुअल में जो थे ना, ये वही लोग थे जो हिंदू थे, जो हिंदुस्तानी थे, और हिंदुस्तानियों के साथ ही गद्दारी कर रहे थे, मतलब कि अपने ही देश के साथ में गद्दारी कर रहे थे, ये वही लोग थे। तो अब यही कारण बना किसानों का। किसान कहते थे कि अंग्रेज, अब किसानों को नहीं पता था कि हमारे साथ में हमारे साथ में गद्दारी कर रहे हैं। वो तो अंग्रेजों को हमेशा गलत ठहराते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्डर है, ब्रिटिश सरकार का ऑर्डर है, हमें इतना टैक्स दीजिए। तो ये असंतोष का कारण बनेगा। किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1921 में अवध रेंट अधिनियम तथा 1926 में आगरा काश्तकारी अधिनियम पास हुआ, किंतु किसानों के कष्टों का निवारण ये अधिनियम भी नहीं कर सके। यह अनुभव किया गया कि जमींदारी वर्ग को समाप्ति के बिना कृषक वर्ग के लोगों की परिस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार करना असंभव है। कहने का मतलब यह था कि कितने भी नियम बने, जो हमने ऊपर अभी वीडियो में आपको बताए होंगे, हिंदू उसके काल के और मुस्लिम काल के, ब्रिटिश काल के, तीनों में जितने भी नियम बने, ये नियम तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे दोस्तों। इसमें कोई देखो, अंग्रेजों को मैं आप कितना भी बुरा कह लो, ठीक है, लेकिन अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे। अंग्रेजों को बुरा बनाया गया, और वो बुरा बनाया गया दलालों ने, और जो दलाल थे वो हिंदुस्तानी ही तो थे, उन दलालों ने उनको बुरा बनाया। उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए थे, और उन्हीं के बनाए हुए इतने अच्छे अच्छे नियम है जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, जो अभी भी भारत सरकार या उनके बस की नहीं है उन ऐसे चीज़ों को, रूल को लागू करना। तो किसी हद तक वो बहुत ठीक थे, ठीक है, जिन्होंने इतने अच्छे से शासन चलाया। लेकिन जो बीच के जो दलाल, जो चापलूस थे ना, ठीक है, हरामखोर, उन लोगों ने किया है सारा बेड़ा गर्क। तो चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में राज्य में भूमि जमींदारी उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार किया। 1937 ईस्वी में जब प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तो इसने भूमि सुधार कार्य अपने हाथ में लिया और यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 पारित करके किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया। अब कांग्रेस ने जब राज्य में अपना मंत्रिमंडल बनाया तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्रवाई की। कांग्रेस सरकार आ गई, क्योंकि भैया आज़ादी के बाद सबसे पहले कांग्रेस सरकार ही तो थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव 8 अगस्त 1946 ईस्वी राज्य की भूमि विधि में एक स्मरणीय तिथि बनी रहेगी, क्योंकि इसी दिन राज्य की विधानसभा ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के सिद्धांतों को स्वीकार किया और यह प्रस्ताव पास किया।
ध्यान रखना 8 अगस्त 1946 को, कि यह विधानसभा इन प्रांत में जमींदारी प्रथा जो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्तियों से युक्त है के उन्मूलन के सिद्धांत को स्वीकार करती है तथा यह निश्चित करती है कि ऐसे मध्यवर्तियों के अधिकार उचित मुआवजा देकर अर्जित कर लिए जाएं और सरकार एक सीमित समिति की नियुक्त करे जो इस उद्देश्य की योजना तैयार करे। अब देखिए क्या किया इन्होंने, जो मध्यवर्ती जो थे अधिकार, मतलब कि पहले जो सरकार और किसानों के बीच में जो मध्यवर्ती लोग थे ना, जिनको हमने बताया था चापलूस और दलाल लोग थे, ठीक है, इनके पास में जो जो इन्होंने हथियाई थी भूमि, ठीक है, उसको उचित मुआवजा देकर इनसे ले ली जाए, ठीक है, और सरकार की एक समिति बने और उनके लिए क्या करना चाहिए, एक योजना तैयार की जाए। ये किया था कांग्रेस सरकार ने। अब जमींदारी उन्मूलन समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन समिति के नाम से भी जानी जाती है। इस समिति के अध्यक्ष उस समय के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत और अध्यक्ष हुकम सिंह थे। A.N. झा और श्री अमीर रजा समिति के मंत्री नियुक्त किए गए। इस समिति में इन चारों व्यक्तियों के अलावा 13 और भी सदस्य थे, जिनमें सम्मिलित थे पंडित कमलापति त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह। CCS यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, और आज उस CCS यूनिवर्सिटी का नाम डुबा दिया है उनके कुलपतियों ने और उनके मैनेजमेंट ने। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ जाता है CCS यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के। लेकिन जो CCS जो चौधरी चरण सिंह थे वो एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत किया था और यही जो समिति बनी थी उसमें उन्होंने बहुत रोल निभाया था। आप कहीं भी देखेंगे इन समिति में 13 लोग, ये 4 लोग, ये टोटल 13 और 4 17 लोग थे। 17 लोगों में से आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति का नाम, वो थे CCS चौधरी चरण सिंह। उन्होंने बहुत काम किया था किसानों के लिए। लेकिन आज CCS यूनिवर्सिटी को मुझे कहना पड़ रहा है, CCS यूनिवर्सिटी इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना बेगैरत काम कर रही है कि जिससे पूरे शिक्षा को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैटर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा काम है शिक्षा लेना, लेकिन ये बात सही है, ठीक है। चलिए अब आगे है कि इस समिति के विचारणीय विषय 3 थे, मतलब कि इस समिति ने विचारणीय विषय बनाए वो 3 थे। नंबर 1, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सिद्धांत स्वीकार करना और जमींदारों के अधिकारों के अर्जन के लिए मुआवजा निर्धारण का सिद्धांत निश्चित करना। दूसरा था प्रांत में जमींदारी उन्मूलन पर रोक, जो जोतदारी व्यवस्था होगी उसका मूल सिद्धांत क्या होगा। तीसरा, भूमि व्यवस्था की नई योजना को लागू करने का प्रशासकीय संगठन क्या होगा और सरकारी मालगुजारी एवं देवों की वसूली का कौन सा साधन होगा। अब समिति की कई बैठकें हुई कि जिसमें समिति की प्रथम बैठक 14 नवंबर 1946 ईस्वी को और अंतिम बैठक 13 जुलाई 1948 को हुई। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक 7 जुलाई 1949 ईस्वी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक पेश किया गया। कई अवस्थाओं से गुजरता हुआ यह विधेयक संशोधन के रूप में 10 जनवरी 1951 को विधानसभा और 6 जनवरी 1951 को विधान परिषद द्वारा पारित किया गया। 24 जनवरी 1951 को ईस्वी को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1951 ईस्वी को यह उत्तर प्रदेश असाधारण बजट में प्रकाशित किया गया और इसी दिन से यह अधिनियम भूमि विधि का भाग बन गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश, मतलब कि जो जमींदारी थी उसको खत्म करने का ये अधिनियम था। तो धारा 4 के अनुसार जमींदारी उन्मूलन उस दिन से होगा जिस दिन राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी कर प्रकाशित करे। सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश IE 1952 सुप्रीम कोर्ट 252 के मामले में जमींदारों ने यह मामला उठाया कि उक्त अधिनियम संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अतः उक्त अधिनियम को खारिज किया जाए। किंतु उच्च न्यायालय ने मई 1951 में जमींदारों द्वारा दायर की गई इस अपील को निरस्त कर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को वैध बना दिया गया।
आगे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं विधि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में अधिसूचना प्रकाशित की और उसी दिन जमींदारों के साथ आस्थान राज्य सरकार में निहित हो गए। इसी दिन को निहित होने का दिनांक डेट ऑफ वेस्टिंग कहते हैं। ध्यान रखना, ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन बन सकता है, वेरी शॉर्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का ध्यान रखना कि डेट ऑफ वेस्टिंग किसे कहते हैं। अब 360 फसली का प्रारंभ भी इसी दिन से हो गया। उपरोक्त अधिनियम 1950 को लागू हुए लगभग 60 वर्ष बीतने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा अनुभव हुआ कि कृषि अधिकारों से संबंधित उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के कुछ प्रावधानों के अतिरिक्त 38 ऐसे अधिनियम अभी भी लंबित स्थिति में हैं जो अनुपयोग एवं निष्प्रयोज्य हो चुके हैं। इन सभी अधिनियमों को निरस्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तैयार करके प्रावधानों को सरल कर दिया गया तथा सर्वप्रथम इसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2012 द्वारा विधानमंडल ने पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई। संहिता दिनांक 11/2/2016 से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के साथ पूरे भारत में लागू की जा चुकी है एवं अभी तक चले आ रहे 99 अधिनियमों को संहिता की धारा 2 एवं 230 में प्रथम अनुसूची की सूची के एवं ख द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम संख्या 7/2019 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन कर वर्तमान संहिता की कुछ मुख्य धाराओं 80, 89, 3, 94, 95 और 104 को पूर्णतः समाप्त कर नए रूप में प्रस्तापित, मतलब कि इनको संशोधित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, इनकी जगह पर नए रूल बना दिए गए, जिसके आधार पर कोई भी भूमिधर अपनी जोत का उपयोग कृषि, उद्योग, व्यावसायिक तथा रिहायशी उद्देश्यों के प्रयोग के साथ ही जोत या उसके कुछ भाग का निजी पट्टे द्वारा किसी विधिक व्यक्ति को पंजीकृत पट्टे द्वारा अधिकतम 30 वर्ष हेतु आपसी सहमति से निर्धारित प्रतिफल के बदले कृषि कार्य या सौर विद्युत उत्पादक हेतु उठा सकता है। आगे धारा 81, 105, 108, 110 में भी संशोधन किया गया है तथा धारा 108, 110 में अविवाहित पुत्री को मृत पिता के पुत्र के साथ उत्तराधिकार में बराबरी का स्थान दे दिया गया है। इसी के साथ धाराएं 96, 97, 103 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, जिसका परिणाम है केवल मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित एवं अवयस्क भूमिधर के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्ति अपनी भूमि का खेती और व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जो 2006 है यूपी रेवेन्यू कोड, उसका आगमन और पिछली जो जितने भी नए नियम थे, पुराने नियम थे, उनमें क्या क्या बदलाव हुए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक